नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 6 फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी महसूस करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे डिस्क्राइब किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कौन से फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। तो उसमें आप देखें ऑप्शन को एक बार, तो राइट ऑप्शन बी 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो फंडामेंटल राइट है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तीसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो वो आता है फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कहां जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, या फिर पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट इंप्लाइज। ऑप्शन है सोवरेनिटी ऑफ पीपल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट, या इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट आपको किस लिए मिला है। फंडामेंटल राइट मिला है आपको जो गवर्नमेंट का जो मनमाना रवैया है उसके खिलाफ मिला है। मतलब गवर्नमेंट अपने मन से कुछ भी ना करे। तो इसका मतलब यह है ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कि आर्टिकल 19 में स्पेसिफिकली क्या मेंशन नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 19 में 6 अधिकारों को बारे में बताया गया है जो हमें है प्राप्त। उसमें से फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ऑप्शन डी, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे राइट हैं उसके अंदर, तो उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। मतलब आर्टिकल 23 में किसके बारे में निषेध बताया गया है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 23 में ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगारी, स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर, मानव दुर्व्यापार, बेगार, दास प्रथा और बंधुआ मजदूर से निषेध बताया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू इंफॉर्मेशन इज। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, आप ऐसे ही बता सकते हैं इसको। राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल राइट होता है। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच इसमें से नहीं है। तो आर्टिकल 15 में देखिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 15 में स्पेशल प्रोविजन है। हम आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में देखे हैं कि इसके बारे में स्पेशली प्रोविजन किया गया है। 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन से सेफ गार्ड है, हाँ इसमें भी दिया हुआ है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 20 में डबल जेओपार्डी, डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये भी बताया गया है। आर्टिकल 16 डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन इन सर्विस अंडर द स्टेट, ये जो है राइट, ये आर्टिकल 16 में नहीं आर्टिकल 15 में है। तो ये राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये करेक्टली मैच नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Indian Constitution the power to issue a writ of habeas corpus is vested only। जब habeas corpus का जो रिट जारी करने का
शक्ति है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसको इशू करने की शक्ति किसके पास है? बताइए। सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास भी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अगर चाहे तो रिट इशू करने की शक्ति सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी दे सकता है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है। मैंने वीडियो लेक्चर में, रिट के वीडियो लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो उसको जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि रिट की शक्ति किसको है और उसके सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो जरूर आप उस वीडियो को देखें तो आपको रिट से संबंधित, आर्टिकल 32 से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों का मैच करना है। आप एक बार देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें प्रोविजन है और दूसरे तरफ किस में है, वो किस राइट के अंतर्गत वो प्रोविजन बताए गए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन किसके अंतर्गत बताया गया है? 3 प्रीएम्बल में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां है? राइट टू फ्रीडम में। मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये कहां पे बताया गया है? राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत बताया गया है, अभी बताए थे आर्टिकल 15 में। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये कहां बताया गया है? ये बताया गया है, बताइए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 2। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3152, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाय, मतलब कि आर्टिकल 19 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के समय क्या हो सकता है? निलंबित हो सकता है। तो किस कारण से निलंबित होगा? तो ऑप्शन है ए, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर बाह्य युद्ध या युद्ध की स्थिति बनेगी तो ही आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन जो है उसके अगेंस्ट में सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी अगर इस आधार पे लगता है, इंटरनेशनल आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे लगता है, तो इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होगा, केवल वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन के समय ही सस्पेंड होगा। तो 12 का ए इज द राइट आंसर। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, देखिए क्या है आर्टिकल 12 में बताया गया है, स्टेट को परिभाषित किया गया है। आप आर्टिकल 12 और 13 वाले वीडियो को बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है, उसको जाके देख के आप समझ सकते हैं कि राज्य को कैसे परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में। तो आप देखिए ऑप्शन को, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 12 में स्टेट के अंदर आते हैं गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे मैं बताया हूं कि पार्लियामेंट से लेके नीचे पंचायत तक सारे, प्लस पीएसयू, जितने भी पब्लिक अथॉरिटी हैं वो सारे स्टेट के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। तीनों जो है स्टेट के अंतर्गत आते हैं, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी आता है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट भी आता है, और लोकल अथॉरिटी भी, और अदर अथॉरिटी जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, तो वो भी स्टेट के परिभाषा में आता है आर्टिकल 12 के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको बोला गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मतलब राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है वो किस राइट के अंतर्गत दिया गया है? तो राइट टू प्राइवेसी, ऑप्शन बी, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 बताया गया है वहां पे उसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि राइट टू प्राइवेसी भी राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है और वो फंडामेंटल राइट है। तो बी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इमनेटिंग फ्रॉम राइट टू, तो राइट टू एजुकेशन जो है वो किस राइट के अंतर्गत आता है? वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत, इसलिए राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत रखा गया है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रीज द फंडामेंटल राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज लॉ फॉर दिस पर्पस। ये आर्टिकल 13 के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल 13 में क्या बताया है कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट को टेक अवे, जो फंडामेंटल राइट को खत्म कर सके, उसको कम कर सके। तो ऐसा आर्टिकल 13 में बताया गया है। लेकिन वहां पे जो लॉ को परिभाषित किया गया है, वहां पे किस लॉ को परिभाषित किया गया है, सारे ऑर्डिनेंसेस, सारे लॉ, बाई लॉ, रूल्स, जो कस्टम है, सारे जो लॉ है, सारे को परिभाषित किया गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको परिभाषित, उस लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। इस पे बहुत सारा डिबेट भी हुआ था। तो उसी के आधार पे फंडामेंटल राइट को क्या किया गया, बाद में अमेंडमेंट किया जा सका, क्योंकि आर्टिकल 30 में लिखा हुआ था कि जो लॉ है उस लॉ के आधार पे फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक लॉ है, तो उस लॉ के बारे में आर्टिकल 30 में व्याख्या नहीं की गई थी। तो उसी को आधार मान के फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट किया जाने लगा है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट गारंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली। फंडामेंटल राइट जो आपको दिया गया है वो कब सस्पेंड किया जा सकता है? तो कब सस्पेंड किया जा सकता है? केवल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के समय में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उसी समय खत्म किया जा सकता है। उसमें भी आपको पता है कि 20 और 21 को खत्म नहीं किया जा सकता। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टेड अंडर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एजुकेशनल, कल्चरल और एजुकेशनल राइट के अंतर्गत क्या चीज आता है। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं, कल्चरल एजुकेशनल में नहीं है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये भी नहीं है, ये 25 में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, हाँ ये है आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 में ये बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, और राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब उनको अपने माइनॉरिटी को अधिकार है कि वो अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकते हैं। तो 3 और 4 आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में बताया गया है। तो ये राइट आंसर है। तो 3, 4 बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच with the exception of certain provision stated therein, what is the maximum period for detention of the person under preventive detention। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, तो किसी को मैक्सिमम कितने पीरियड तक प्रिवेंटिव डिटेन करके रखा जा सकता है। तो उसमें हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम पीरियड है उसका 3 मंथ, 3 मंथ तक डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद अगर डिटेन करना है तो बोर्ड बनेगा, बोर्ड ऑफ कमिटी बनेगा, उसके बाद उसके रिकमेंडेशन से उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं तो उसके बगैर मैक्सिमम 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन है कि इन अकॉर्डेंस विद द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट टू। इसका मतलब ये है कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बेसिस पे किस राइट को इम्पोज किया जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ इस पे लगाया जा सकता है। बी देखते हैं, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नहीं इसमें सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे नहीं है। तो इसमें है ए इज द राइट आंसर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिसाइड एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। तो इसमें सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे के बेसिस पे। तो 21 का राइट आंसर है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 में जो बताया गया है राइट, उसमें क्या इंक्लूडेड इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन देखिए आप, right to reside and settlement in any part of the territory of India, right to minority of establish and administer educational institute,
ये राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये भी है। तो बी इज द राइट आंसर। राइट टू माइनॉरिटी टू, मतलब माइनॉरिटी को अपने शैक्षणिक संस्थान को एडमिनिस्टर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर, उसको स्थापित करने के उनका अधिकार है, ये आर्टिकल 30 में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 19 में नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। 23 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द टर्म डबल जियोपार्डी हम पढ़े हैं आर्टिकल 20 में, तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि उसके बारे में क्या सही है, ये क्वेश्चन है। तो कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग फॉर द सेम ऑफेंस। जैसा हमने वीडियो लेक्चर में देखा था, आपको याद होगा अगर, तो डबल जियोपार्डी मतलब कि सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है किसी भी अपराधी को। तो इसमें से देखिए कौन सा आंसर सही होता है इसमें। ए तो ऐसा नहीं है, बी में पनिश्ड डिपार्टमेंटली कैन नॉट बी, डिपार्टमेंटल वाले को काउंट नहीं करते हैं। डिपार्टमेंटल में एक बार हो गया और एक कोर्ट के द्वारा मिला है, तो वो एक नहीं है, वो मतलब एक ही केस 2 बार नहीं काउंट होता है, वो एक ही बार काउंट होगा। कोर्ट ही से 2 बार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा है। shall not be prosecuted and punished for the same offense more than once, ये सही ऑप्शन है। एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, तो सी इज द राइट आंसर। डी है प्रोसीडिंग इन सिविल कोर्ट्स फॉर द डिसोबीडियंस ऑफ इंजंक्शन अलोंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। सी इज द राइट आंसर डबल जियोपार्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the fundamental right can not be suspended during emergency? बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, कौन सा है? हाँ, राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के समय सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, या किसी भी इमरजेंसी के समय सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज गवर्न बाई। अब ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या है, आरक्षण मिला हुआ है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 15 में ये बताया गया है। आर्टिकल 15 के क्लॉज में बताया गया है कि रिजर्वेशन होगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो आर्टिकल 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही है इसमें से, कौन सा करेक्टली मैच है? देखिए, रिट का क्वेश्चन है, रिट ऑफ हैबियस कार्पस। अच्छा, ये क्वेश्चन यह है कि किसको रिट मतलब किसके अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है, वो उसको करेक्टली मैच करना है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है हैबियस कार्पस, वो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। हाँ, प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक सबके लिए है, सरकारी संस्था के लिए भी हैबियस कार्पस है, इंडिविजुअल के लिए भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए है, सबके लिए हैबियस कार्पस अवेलेबल, सबके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। तो ए तो सही है। नेक्स्ट और ऑप्शन को भी देखते हैं, रिट ऑफ क्यू वारंटो अवेलेबल अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट ओनली। आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं इसके थ्रू। क्यू वारंटो जो है वो केवल पब्लिक अथॉरिटी के लिए है, सब कोर्ट के लिए नहीं है। सर्टियोररी किसके लिए है? ये है अवेलेबल अगेंस्ट ऑटोनोमस बॉडीज ओनली। नहीं, ये किसके लिए है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए। 1991 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए भी हो गया, और जो हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू किया जाता है। और प्रोहिबिशन तो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट ही बस इशू किया जाता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो ये भी गलत है, तो ए इज द राइट आंसर 26। 27 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 में क्या प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन है? ये 3 स्पेशल प्रोविजन मेंटेन है। कौन कौन है इसमें? तो वोमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है, वोमेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नहीं, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का प्रोविजन आर्टिकल 16 में किया गया है। यहाँ SC/BC है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 15 में SC/BC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, इनके लिए है। इकोनॉमी वाला जो राइट है, वो प्रोविजन है, वो आर्टिकल 16 में बताया गया। तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। तो
तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में बताया गया है, किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 17। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, 29 देखिए आप। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एनलिस्टेड इन द। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा ईस्वी था? 1978, जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा। तो 44th अमेंडमेंट, तो सी इज द राइट आंसर, 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 30 मैच करना है। ये रिट है और उसका इम्प्लीकेशन है कि मतलब ये जो रिट है उसमें क्या बताया जाता है, किसके अगेंस्ट में क्या इशू किया जाता है, तो उसको मैच करना है। तो मैंडमस में क्या इशू किया जाता है? आप देखिए, मैंडमस मतलब परमादेश। तो क्या आदेश दिया जाता है? आप रिट वाले वीडियो को अगर नहीं देखें तो रिट के वीडियो को जाके आप जरूर देखें, वहां से आपको क्लियर होगा सारे रिट के बारे में क्या बताया होगा, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है। तो मैंडमस में डायरेक्शन टू द ऑफिशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, हाँ सही है। परमादेश में क्या दिया जाता है कि कोई अगर ड्यूटी अपना परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि अपना ड्यूटी आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, सही है। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? वही है कि किसी को आप इलीगल डिटेन नहीं कर सकते हैं तो उनको रिलीज करने वाला, ये भी सही है। तो बी का 2 सही मैच है। सी में सर्सियोरी में क्या दिया है? वही भी उत्प्रेषण में कि अगर कोई इंफीरियर कोर्ट में कोई मामला लंबित है तो उसको हायर कोर्ट में ट्रांसफर करना है, ये रिट इशू हो सकता है। तो ये भी सी का 3 सही है। और क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, इसमें क्या बताया जाता है कि जो कोई अथॉरिटी अगर पब्लिक ऑफिस को क्लेम करके बैठा है तो उससे सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट को होल्ड करके रखे हो। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ए सही है सबका, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो राइट आंसर ए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें फिर। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन a community can be declared a minority community on the basis of। माइनॉरिटी जो होता है अल्पसंख्यक कम्युनिटी किस बेसिस पे डिस्क्राइब किए जाते हैं? धर्म के आधार पे होते हैं माइनॉरिटी, धर्म या लैंग्वेज दोनों के आधार पे हो सकते हैं, लैंग्वेज और कास्ट के आधार पे होते हैं, या फिर रिलीजन और रेस के आधार पे होते हैं। तो आपको मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो माइनॉरिटी है या तो रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकते हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकते हैं। तो आइदर रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के आधार पे इसको कम्युनिटी को क्या किया गया है? माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया है। तो क्या होगा? आइदर रिलीजियस और लैंग्वेज, बी ऑप्शन राइट है। और मैं ये भी बताया था कि कहीं भी संविधान में माइनॉरिटी के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी डिफाइन होगा, कैसे परिभाषित होगा, किसको माइनॉरिटी बोलेंगे, ऐसा कहीं संविधान में डिफाइन नहीं है। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट अपने हिसाब से डिफाइन कर लेता है उसको। और ज्यादा अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखिए आप, आर्टिकल 30 में क्या प्रोविजन किया गया, ये क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 30 में क्या है? माइनॉरिटी का राइट है आर्टिकल 30 में। तो राइट है कौन सा? तो दोनों दिया, सी डी में कौन सा 30 में बताया गया है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपने शैक्षणिक संस्थान को मैनेज करना और उसको इससे स्थापना करना, ये माइनॉरिटी का राइट है, आर्टिकल 30 में बताया गया है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 20 में किसके बारे में बताया गया है कि अगर किसी को अपराधी या डिटेन किया, मतलब अपराधी घोषित है और उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं। तो आर्टिकल 20 में बताया गया है। तो देख लीजिए,
कौन कौन सा उसमें प्रोविजन है कि अगर उसको पकड़ने गए, अरेस्ट करने गए, तो उसके पास क्या क्या प्रोविजन है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि जो अभी है कानून उसी के अंतर्गत उसको सजा होगा, ये बताया गया है, उसी को बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जिस समय जिस अपराध के लिए जो कानून बना हुआ है उसी के आधार पे उसको सजा मिलेगा, ना कि वो कानून बाद में बना लिया गया और वो उस समय नहीं किया था तो पीछे जाकर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगा के उसको सजा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बताया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में नहीं, आर्टिकल 20 में प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया गया है। डबल जेओपार्डी है, 2 बार सजा नहीं होगा एक ही चीज के लिए, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद को गवाह नहीं बनाया जा सकता है खुद के अपराध के लिए, तो ये भी है दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर, प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या बताया गया है, तो आपको पता है आर्टिकल 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, सही, मानव दुर्व्यवहार और जो बालात श्रम है उससे निषेध है, तो ये बताया गया है, सही है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं, ये तो आर्टिकल हम देखे पिछले क्वेश्चन में 17 में बताया गया, तो ये आंसर सही नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन तो आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ये आर्टिकल 24 में है। तो 23 और 24, 1 and 4 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी। उसके बाद 35, तो 35 में देखिए क्या है, इन इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किस ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, तो देखिए पढ़िए, ऑप्शन देखिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, हाँ इसके बेसिस पे किया जा सकता है, हम पिछले क्वेश्चन में भी देखे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाँ कोर्ट में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आपको आजादी नहीं है कुछ भी, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा के आपको उस पर रोका जा सकता है, तो ये भी सही है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, हाँ अगर हमारा किसी मतलब किसी दूसरे देश से अगर सही रिश्ता है तो उसके बारे में आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे तो उससे क्या है, दोस्ती खराब हो सकता है, इसीलिए इस बेसिस पे भी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ऐसा कुछ नहीं है, तो 1, 2 and 3 ए इज द राइट ऑप्शन। तो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सही कर पाए होंगे। तो आप पहले इस पुराने वीडियो लेक्चर को हमारे देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिए, तो आपको और अच्छे से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज विद बेसर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।